वेलकम बैक बच्चों। कल हम लोगों ने देखा था कि टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था, अगर हम नॉर्मली सप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल सप्लाई के केस में अगर कोई भी पर्सन जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी है, तो आपको कब तक इनवॉइस इशू कर देना है? बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपको इनवॉइस दे देना है। यानी इनवॉइस आपको प्रोविजन ऑफ सप्लाई के ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों के अंदर अंदर दे देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सन अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, यानी जो भी पर्सन है वो ना ही इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, एनबीएफसी भी नहीं है, इनमें से कोई भी पर्सन नहीं है। अदर देन दैट कोई भी पर्सन है तो आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर विद इन 30 डेज। यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? 30 डेज का हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या था? कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर नॉर्मल सप्लाई नहीं है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना था बेटे? आपको सबसे पहले ड्यू डेट देखना था। ठीक है? क्या जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, क्या आप उसको असरटेन कर सकते हैं? आपको पता है वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? अगर आपको पता है, इफ यस, अगर आपको पता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तो आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक वो जो इनवॉइस है वो इशू कर देना है। जैसे 10 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, यानी हर महीने की रिस्पेक्टिवली 10 तारीख को आपकी जो पेमेंट है वो ड्यू हो जाती है। तो आपको इन तारीखों से पहले ही अपना जो इनवॉइस है वो इशू कर देना है। अगर आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, तो जब सप्लायर को रिसीव होगी पेमेंट, पेमेंट किसको रिसीव होगी? सप्लायर को। पेमेंट किसको रिसीव होगी? आई एम अगेन एंड अगेन आपको मैं बता रही हूं कि सप्लायर को जब पेमेंट रिसीव होनी है उसको यहां कंसीडर करना है, रिसीवर ने जब पे किया उसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है? तो यहाँ पे सप्लायर ने जब पेमेंट को रिसीव किया उस टाइम से पहले या उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है। जैसे 15 अगस्त को सप्लायर ने पेमेंट की, सॉरी, सप्लायर ने पेमेंट रिसीव की, तो आपको 15 अगस्त या उससे पहले की डेट में इनवॉइस बना देना है। ठीक है? वेयर पेमेंट, जहां पे देखो आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, पेमेंट आपने रिसीव भी नहीं की है, तब आपको इनवॉइस कब बनाना है? जब पेमेंट रिसीव, अगर पेमेंट जो है वो रिसीव होनी है, सॉरी, पेमेंट आपको रिसीव होनी है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट पे। ठीक है? पेमेंट रिसीव होनी है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट पे, तो इस केस में आप इनवॉइस कब इशू करेंगे? जब आपके पास वो जो जो आपने सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है, जो वो इवेंट है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे? अपना इनवॉइस इशू कर देंगे। क्लियर? इसके अलावा दो कंडीशंस हमारे पास और थी। ठीक है? सबसे पहले हमने देखा था, एक चीज हमने इसमें ये भी डिस्कस की थी, अगर जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है उसका मतलब क्या है कि कम से कम 3 महीने तक लगातार वो जो सप्लाई है सर्विस की वो लगातार चलनी चाहिए। ठीक है? अब बात उठती है कि अगर आपका जो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही किसी रीजन से खत्म हो गया, अगर आपका सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है और वो बीच में ही किसी रीजन की वजह से आपका रुक गया, खत्म हो गया, तब आप इनवॉइस कब देंगे? तब आपको इनवॉइस देना है जब आपकी सप्लाई सीज हो गई, यानी जब आपने सप्लाई देनी बंद कर दी, या तो उस टाइम पे आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे या उससे पहले इनवॉइस क्रिएट करेंगे। और कितनी अमाउंट का क्रिएट करेंगे? जितनी अमाउंट तक का काम आप लोग कवर कर चुके हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है उसको आज हम देखेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में टीओएस क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेकर के चलोगे। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेके चलना है आपको? अर्लीस्ट लेकर के चलना है इन द ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले ये देखना है जो इनवॉइस है, इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं पहले, फिर मैं आपको यहां से समझाऊंगी। ठीक है? यहां लिखेंगे आप
TOS ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यहां लिखेंगे इनवॉइस issued within period prescribed अंडर सेक्शन 31। क्या आपने विद इन टाइम इनवॉइस इशू कर दिया है? यस, आपने विद इन टाइम इनवॉइस इशू कर दिया है। अगर आपने विद इन टाइम इशू कर दिया इनवॉइस, तो आपके पास टीओएस क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट, टीओएस विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और सेकंड कंडीशन आपके पास यहां पे क्या रहेगी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना यहाँ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, यानी सप्लायर को रिसीव हो गई हो पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इनवॉइस टाइम पे इशू ना किया गया हो। सेकंड ऑप्शन हम क्या ले लेते हैं यहां पे? नो। अगर टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया गया, तो आपके पास क्या रहेगा? आपका टीओएस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड, और लिखो इसको, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इन दोनों में से जो भी चीज क्या होगी? अर्लियर। ठीक है, तो अगर हम टीओएस देख रहे हैं किसका? सर्विसेज का देख रहे हैं। सर्विसेज के केस में सबसे पहले हमने क्या देखा? क्या जो इनवॉइस है, इनवॉइस आपने प्रिस्क्राइब टाइम इशू किया या नहीं किया? अगर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इशू किया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इशू नहीं किया तो आपने डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ले लेनी है या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ले लेनी है। जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर ए और बी में से कुछ भी पॉसिबल ना हो, ठीक है, अगर ए और बी में से कुछ भी पॉसिबल ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? इफ ए और बी बोथ डज नॉट अप्लाई, यानी ना तो इनवॉइस इशू हुआ, ना ही रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है अभी आपके पास, ठीक है, फिलहाल कोई ऐसी डेट ऑफ प्रोविजन भी नहीं है, तो आप कब कब अपनी सर्विसेज को जो है एंटर करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में? तो आपको कौन सी डेट यहां पे कंसीडर करनी है? आपने ये देखना है कि जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने कब शो की है रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। व्हेन रिसिपिएंट shows the receipt of services। अब मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी आपको। when the recipient shows the receipt of service in his books of accounts, जब रिसिपिएंट ने ही शो कर दी अपनी
सर्विसेज किसमें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर। तो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, जिस दिन उसने अपनी जो सर्विसेज है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किए उस डेट को आप अपना टीओएस कंसीडर कर लेंगे। क्लियर। अब देखो अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाओ। ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेकर के चलेंगे। ठीक है। क्लोज ए पे आते हैं, हम लोग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को कंपेयर करेंगे किसके साथ, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के साथ। ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्लोज ए में हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विद द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। बट कब कंसीडर करना है, इफ, हमें कंसीडर कब करना है इसको, इफ इनवॉइस is issued within time अंडर सेक्शन 31। यानी कि अगर इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 टाइमली बेसिस के ऊपर इशू कर दिया गया है, ठीक है, तो हम इसमें इन दो चीजों को कंपेयर करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को। क्लियर। बट अगर यहीं पे इनवॉइस जो है वो इशू नहीं किया गया, invoice is not issued within time period as per section 31, इनवॉइस इशू नहीं किया गया टाइम पे, तो आपने क्या लेना है यहाँ पे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लेनी है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लेना है, whichever is earlier, whichever is earlier। बात समझ में आ गई। देखो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ दो ही कंसेप्ट यहाँ पे बताए हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, क्लोज ए क्लोज बी। एक तरफ आपको देखना है सबसे पहले कि क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ, यस और नो। अगर टाइम पे इशू हुआ तो क्लोज ए, टाइम पे इशू नहीं हुआ तो क्लोज बी। ठीक है। क्लोज ए क्या कह रहा है, क्लोज ए में आपको दो डेट्स को कंपेयर करना है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये दो चीजें कंपेयर हो जाएंगी। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस की जगह डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आ गया। क्लियर है एवरीवन, कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्लॉज नंबर सी। क्लॉज नंबर सी में मैंने क्या बोला, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल, पेमेंट इज नॉट अवेलेबल, इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल। आप कहोगे मैम ठीक है इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, पेमेंट अवेलेबल नहीं है, बट डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस भी अवेलेबल नहीं है। हाउ, ऐसा क्यों कह रहे हो आपकी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस भी नहीं है। देखो क्या है, जैसे कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरा ट्यूशन सेंटर है फॉर एग्जांपल, है नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाती हूँ। मेरा फॉर एग्जांपल कोई ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, मैं अपने टीचर्स को क्या, मैंने टीचर्स हायर किए हैं, यहाँ पे टीचर्स हायर किए हुए हैं, ठीक है। अब ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इनका 31 मार्च 2024 को इनका एक बैच चल रहा है, ये सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की मेरे पास। जो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की वो होनी थी अप टू जून, वो कब तक होनी है, अप टू जून 2024, बट कंप्लीशन तो होना है जून 2024 में। बट अभी 31 मार्च तक की अगर मैं कैलकुलेशन लूं तो मैंने इनको कितना पैसा पे करना है, 2 लाख रुपए। मैंने इनको कितना पैसा पे करना है, 2 लाख रुपए। ठीक है। मैंने इनको बोला, इनका नाम रख लेते हैं राम, मैंने बोला इनको राम सर, मैंने आपको 2 लाख रुपीज देनी है, मार्च तक के आपके 2 लाख रुपए बनते हैं, आप अपने 2 लाख रुपए ले लीजिए। ये बोले नहीं, मैं ये 2 लाख नहीं लूंगा, मेरे पास पहले ही जो है रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज ज्यादा हो चुकी है, जो सर्विसेज की रिसिप्ट ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा पेमेंट ऑलरेडी आई हुई है, टैक्स बहुत ज्यादा बन जाएगा, मैं ये 2 लाख रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं लूंगा। मैं ये 2 लाख रुपए 31 मार्च 2024 तक नहीं लूंगा। मुझे इन 2 लाख रुपए को 23-24 में शो नहीं, सॉरी, हाँ 23-24 में मैंने इसको शो नहीं करना, मैं मार्च के बाद इसको लूंगा, 24-25 में शो करूंगा। मैं इसको कब शो करूंगा, 24-25 में। तो मैंने कहा नहीं भैया अभी लेना पड़ेगा, मुझे अपने खर्चे क्लेम करने हैं, ये 2 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो एक्सपेंस है।
मैंने बोला भैया ये तो मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन ये भाई साहब अड़े हुए हैं, नहीं ये मेरे लिए इनकम है। अगर मैंने इसको भी अपनी इनकम में शो कर दिया, अगर मैंने इसको भी अपनी इनकम में शो कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे जो 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए से इसकी इनकम हो रही थी मिस्टर राम की। तो ये कह रहे हैं जी अगर मैंने ये इनकम शो की तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला सर देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये 2 लाख रुपए शो नहीं किए तो मैं एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर पाऊंगी और मेरा प्रॉफिट उस वजह से बढ़ जाएगा कि अगर मैंने शो नहीं किए तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, उसने शो कर दिए तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। इस चक्कर में इन्होंने इनवॉइस ही जनरेट नहीं किया, इन्होंने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, पेमेंट लेने से साफ साफ मना कर दिया, पेमेंट लेने से साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी इसका इनवॉइस नहीं दूंगा और ना ही मैं पेमेंट लूंगा। तो मैंने क्या किया, अब इनसे सर्विसेज कौन ले रहा है, मिस्टर राम से मैं ले रही हूँ। मैं अपनी कोचिंग सेंटर में मिस्टर राम की सर्विसेज ले रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो एक्सपेंसेस थे मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस बुक कर लिए और अपनी लाइबिलिटी खड़ी कर दी मिस्टर राम के अगेंस्ट कि मैंने इनको 2 लाख रुपीज देने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम कर लिए। तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, अब यहाँ पे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जो ये सप्लायर है मिस्टर राम, जो ये सप्लायर है मिस्टर राम, इसका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा किसके, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज दिखा दी। समझ में आई मेरी बात। तो यानी कि अगर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं करता, सप्लायर पेमेंट रिसीव नहीं करता, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज अभी तक हुई नहीं है, तो यहाँ पे कब टाइम ऑफ सप्लाई किया जाएगा, जब रिसीवर ने शो कर दी रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे मैंने शो कर दी रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज 29 मार्च को। ठीक है, तो 29 मार्च क्या मान लिया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा आप लोग देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव एन अमाउंट, उसको कोई भी अमाउंट मिलता है अप टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए तक का कोई भी अगर रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं, 1000 रुपीज तक का कोई भी एडवांस अगर उसको मिलता है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड ऑफ excess of the amount shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice। ठीक है, रिलेटिंग टू सच एक्सेस अमाउंट। अब ध्यान से मेरी बात समझो, यहाँ पे हम बात करते हैं 66/2017 जो नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड चार्ज के केस में। ठीक है, जो फॉरवर्ड चार्ज था जो सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स था, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हमने इस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या था कि एडवांस अगर दिया जाता था तो एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं आता था, तो टाइम ऑफ सप्लाई का सवाल ही नहीं होता। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं गुड्स की, गुड्स के केस में कौन सा नोटिफिकेशन आ गया था, 66/2017। इस नोटिफिकेशन में क्या आया था कि गुड्स के एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान आया, गुड्स के एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स ही नहीं लगता था तो टीओएस का सवाल भी नहीं आता। वहां पे मैंने बताया था ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 वाला जो केस था, रीजन बीइंग गुड्स के एडवांस पे जीएसटी है ही नहीं, तो टीओएस भी आपने कंसीडर नहीं करना। यहां तक इसको खत्म कर दो। बट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्विस की। ठीक है, सर्विस के केस में क्या हुआ, आपने सप्लाई ऑफ सर्विस कर दी, जैसे 66,200 ये आपका पेमेंट बनता था, लेकिन रिसीव कितना हो गया, आपने मांगा नहीं है, आपने मांगा नहीं है। ठीक है, आपने उनको ये नहीं बोला कि मुझे इससे फालतू पेमेंट दो, लेकिन अनइंटेंशनली सामने वाले ने आपको 7,000 राउंड फिगर में दे दिए। आपके पास कितने एक्स्ट्रा है, 800। कितने एक्स्ट्रा है, 800। तो एक तरीके से 800 एडवांस आ गया। लेने थे 66,200, मिल गए 67,000, 800 आपके पास एडवांस आ गया। जो ये 800 आपके पास एडवांस आया, देखो यहाँ पे ये किसके अगेंस्ट आया, सर्विसेज के अगेंस्ट आया। और सर्विसेज के ऊपर मैंने अभी अभी आपको बताया नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 एप्लीकेबल नहीं होता।
इसके ऊपर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब मैम वो एप्लीकेबल नहीं होता, दैट मीन्स सर्विसेज के केस में अगर एडवांस आया है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, सर्विसेज के केस में एडवांस आया है तो वहां जीएसटी लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है मैम, क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अमाउंट कितनी आई? अमाउंट लेस देन 1000 आई। अमाउंट लेस देन 1000 आई। तो अगर अमाउंट लेस देन 1000 आई है, प्लस आपके कहने से नहीं आई, आपने मंगवाया नहीं है, वो अनइंटेंशनली सामने वाले ने भेज दी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है वो नेक्स्ट इनवॉइस के अंदर इस एक्सेस अमाउंट को आप एडजस्ट कर दीजिए, और नेक्स्ट सर्विसेज के टाइम पे जब आप उसका इनवॉइस इशू करेंगे उस टाइम पे आप इससे रिलेटेड इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। यानी कि फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल आप कितने का इनवॉइस इशू करेंगे? फिलहाल आप कितने का इनवॉइस इशू करेंगे? फिलहाल आप इनवॉइस इशू करेंगे कितने का? इसका 66,200 का। फिलहाल मैं 66,200 का इनवॉइस दूंगी, और नेक्स्ट इनवॉइस या नेक्स्ट सर्विसेज के सप्लाई पे फॉर एग्जांपल हमारा इनवॉइस बैठता है 35,000 का, 35,000 का, तो उसमें ये पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी 800, उसमें ये पेमेंट 800 एडजस्ट हो जाएगी, और 34,200 हम सामने वाले पर्सन से ले लेंगे। ठीक है, और इनवॉइस कितने का बनेगा? यहाँ पे 35,000 का ही बनेगा, क्योंकि ये 800 का इनवॉइस हमने ऊपर नहीं बनाया एडवांस बेसिस पे। लेकिन अगर यहाँ पे 800 से ज्यादा अमाउंट रिसीव होती तो एडवांस बेसिस पे हम उसके ऊपर टैक्स लगाते। बट अगर अमाउंट बिल्कुल नॉमिनल है, अप टू 1000 रुपीज है, 1000 या उससे कम है, अप टू 1000 रुपीज है, तो हमें अलग से उसका इनवॉइस नहीं बनाना है, उसे हम नेक्स्ट जो हमारे पास इनवॉइस आएगा उसमें एडजस्ट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? कोई बात इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ ध्यान रखिएगा 66/2017 सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आई थी, सर्विसेज के केस में इसको एप्लीकेबल नहीं करना नोटिफिकेशन को। नेक्स्ट हम देखेंगे, फॉर द सप्लाई डीम टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंड इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और द पेमेंट। आपको कितने का जो सप्लाई आपको कितनी लेकर के चलनी है, इसमें जितनी इनवॉइस ने कवर कर लिया, पेमेंट ने कवर कर ली, यानी जितनी आपने पेमेंट की है उसको सप्लाई मान लेंगे, या फिर अगर इनवॉइस उतने का इशू कर दिया तो उसको आप सप्लाई मान लेंगे। जैसे आपने क्या किया, 10,000 आपकी जो सर्विसेज है उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10,000 रुपीज में। 2,000 आपके पास एडवांस आ गए कब? 26 जून को। 26 जून को आपके पास कितना एडवांस आ गया? 2,000 रुपए आप लोगों के पास एडवांस आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने जो सर्विसेज कंप्लीट की, सर्विस आपके पास कब कंप्लीट हुई? 15 जुलाई को। सर्विस कब कंप्लीट हुई? 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को ही बाकी बची हुई आपके पास पेमेंट भी आ गई 8,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास पेमेंट है 2,000, इसको ऑलरेडी पेमेंट ने कवर कर लिया, इनवॉइस ने तो कवर नहीं किया, लेकिन पेमेंट ने तो कवर कर लिया ना। पेमेंट तो इससे रिलेटेड पहले ही हो गई। तो ये जो 2,000 का इनवॉइस है ऑन एडवांस बेसिस आपको सेम डे पे बनाना पड़ेगा। सेम डे पे एडवांस से रिलेटेड आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय पेमेंट। ये जो है, ये जो अमाउंट है ये पेमेंट ने कवर कर ली, तो अगर एडवांस आया है एडवांस बेसिस पे भी आपको सर्विसेज में जो है इनवॉइस बनाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूं 8,000 की, 8,000 का जो है इनवॉइस वो कब इशू किया गया है? 15 जुलाई को। तो ये 8,000 जो है टीओएस कब डिसाइड होगा? इसका टीओएस किस दिन का होगा जी? 15 जुलाई का। क्लियर? लेकिन अगर एडवांस पेमेंट आ गई तो एडवांस पेमेंट के बेस पे आप पहले ही उसका इनवॉइस जनरेट कर देंगे ऑन द सेम डे। ठीक है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये कंसेप्ट वही सेम तरीके से लेके चलना है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आप कब मानेंगे? जब पेमेंट क्रेडिट हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सप्लायर के, जब सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट क्रेडिट हो गई, या फिर और डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट, या फिर उसके बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट आ गई।
ठीक है जी। जब पेमेंट जो है पेमेंट एंटर्ड हो गई है बुक्स ऑफ, सॉरी मैंने क्रेडिट बोल दिया था पहले, जब पेमेंट एंटर हो गई है सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या तो वो डेट, या फिर जब पेमेंट क्रेडिट हो गई है सप्लायर के बुक्स ऑफ बैंक अकाउंट में वो डेट, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, जो भी डेट इन दोनों में से अर्लियर होगी उस डेट पे आपने क्या करना है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ले लेनी है। अब मैम आप इसको क्यों बता रहे हो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इसका क्या रोल है? अभी जो हमने ऊपर क्लोज ए और क्लोज बी किया था, क्लोज ए और क्लोज बी क्या कह रहा था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इसका मीनिंग आपके पास आगे बताया हुआ है कि आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब लेनी है, व्हेन पेमेंट इज एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स और व्हेन इट इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर बेस्ड पे आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट को कंसीडर कर लेना है। ठीक है जी, आज हमने टीओएस कवर कर लिया सर्विसेज के केस में। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को रिवर्स चार्ज बेसिस पे बताऊंगी कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे टीओएस आपने किस तरीके से डिटरमाइन करना है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, पूरी डिटेल में मैं वीडियोस बना रही हूँ। अपने जो भी और अदर फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।